सो वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ BMCJE इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे इंडक्शन प्लेट वर्किंग कैसे करते हैं, यानी कि बिना गैस फ्लेम हम लोग खाना कैसे बनाते हैं और विदाउट वायरिंग का यूज करके हम वायरलेस चार्जिंग कैसे करते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक करंट अगर हम एक कॉइल से पास करेंगे तो हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलती है, लेकिन इसका अपोजिट क्या पॉसिबल है, यानी कि अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड अगर एक कॉइल से पास की तो क्या हमें इन रिटर्न में इलेक्ट्रिक करंट मिल सकता है। तो आज के लेक्चर में हम वही देखेंगे और इसका आंसर है हाँ, हम लोग इलेक्ट्रिक करंट उससे पा सकते हैं बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैग्नेटिक इंडक्शन भी उसे कहते हैं। So electromagnetic or magnetic induction is the production of electromotive force across the electrical conductor in a changing magnetic field। तो इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो हम अगर एक कॉइल में से मैग्नेटिक फील्ड उसे पास करेंगे तो हमें इलेक्ट्रिक करंट मिल सकती है, लेकिन इसका एक मेन इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि हमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंजिंग चाहिए होती है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ये हमें किसने बताया था? तो उसका नाम है फैराडेज ने। तो इससे फैराडेज ने हमें दो लॉ दिए थे जिसके हेल्प से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इजीली समझ सकते हैं। द फर्स्ट वन इज फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इन्होंने क्या कहा था यहाँ पे? व्हेनेवर अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इंड्यूस। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि जो वोल्टेज है वो। तो अगर एक कॉइल में से हमने वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड यानी वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड अगर इसमें से पास की तो हमें ईएमएफ है वो कॉइल में मिल जाएगा। And if the conductor circuit is closed, a current is induced, which is called as a induced current। तो अगर हमने एक कॉइल में से मैग्नेटिक फील्ड पास की तो हमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मिलेगा, और अगर वो सर्किट क्लोज है तो उसमें से करंट फ्लो होगा जिसे हम लोग कहते हैं इंड्यूस करंट। तो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग ऐसे कह सकते हैं डी फाई बाय डी टी। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था फाई क्या होता है? फ्लक्स, एंड डी टी यानी कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर जो फ्लक्स है वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर चेंज होगा तो हमें एक कॉइल में जो ईएमएफ है वो इंड्यूस होगा। सिमिलरली फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहता है द इंड्यूस ईएमएफ इन अ कॉइल इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज। तो जितना अमाउंट ऑफ फ्लक्स एक कॉइल में इंड्यूस होगा उतने अमाउंट ऑफ हमें जो ईएमएफ है यानी कि जो वोल्टेज है वो हमें कॉइल के अक्रॉस मिलेगा। तो इसे हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो फैराडेज ने हमें एक फॉर्मूला दिया था जिसे हम लोग कहते हैं E, यानी कि जो इंड्यूस ईएमएफ है वो n टाइम्स ऑफ द डी फाई बाय डी टी। ये फॉर्मूले से हमें मिलता है। n क्या होता है? n होता है नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन अ कॉइल, और जो डी फाई है वो यहाँ पे हमने देखा था यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज। तो कितना फ्लक्स एक टाइम के साथ साथ चेंज करता है उसको अगर हमने नंबर ऑफ टर्न से, जो कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न है उससे मल्टीप्लाई किया तो हमें कितना अमाउंट ऑफ ईएमएफ इंड्यूस होगा इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये दोनों ध्यान से समझ लेना क्या है वो। तो अभी हम लोग समझ लेते हैं लेंज़ेस लॉ क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, बाद में हम लोग उसका डेफिनेशन देखेंगे। सो लेट अस अज्यूम कि ये दो मैग्नेटिक पोल्स है, एक साउथ पोल है और एक नॉर्थ पोल है, और उसके अंदर हमने एक लूप रखा है। जब यहाँ पे आप डॉटेड लाइन से देख रहे हैं वो एक मैग्नेटिक फील्ड है। तो हमने देखा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एयर में नॉर्थ से साउथ की तरफ फ्लो होती है, करेक्ट? तो मैं इसलिए ये अपर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर रहा हूँ। ये हम देख सकते हैं कि ये जो लूप है ये कंप्लीटली क्लोज है। तो जैसे फैराडेज फर्स्ट लॉ में हमने देखा था कि अगर एक सर्किट क्लोज है और उसमें अगर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तो उसके अंदर एक करंट फ्लो होगा जिसे हम लोग कह सकते हैं इंड्यूस करंट। तो अगर यहाँ पे ये कंडक्टर में अगर इंड्यूस हो यानी कि ये लूप में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? वो राइट साइड में फ्लो होगा या फिर लेफ्ट साइड में फ्लो होगा? तो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। लेट अस अज्यूम हमने अगर करंट डायरेक्शन है वो राइट साइड पे अज्यूम किया, यानी कि ये डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, करंट आई। तो हमें पता ही है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा प्रोड्यूस होती है अगर कोई भी कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा है तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा ही था विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड ग्रिप रूल। तो अगर राइट हैंड ग्रिप रूल के हेल्प से अगर थंब मेरा
करंट डायरेक्शन दिखा रहा है, तो ये जो रिमेनिंग 4 फिंगर्स है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाएंगे। जिन्होंने लेक्चर नहीं देखा होगा, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि लास्ट लेक्चर जरूर से देखना, क्योंकि उसमें बहुत सारे टर्म्स हमने डिस्कस किए थे जो हम लोग आज यूज करेंगे और आने वाले लेक्चर में भी हम उसे यूज करने वाले हैं। तो अगर करंट डायरेक्शन में अगर थंब से अज्यूम करूंगा तो उसके हिसाब से इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो कुछ ये डायरेक्शन में फील्ड जनरेट होगा, यानी कि अंदर से बाहर की ओर। करेक्ट, आप यहां पे देख सकते हो। अगर लूप के अंदर से बाहर आएगा मैग्नेटिक फील्ड और वापस से अंदर चला जाएगा, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्शन दिखाया है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। तो मैं एक्सप्लेन करने के लिए आपको यहाँ पे भी दिखाता हूँ कि जो रिंग के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वो कुछ ये डायरेक्शन में रहेगा, यानी सिमिलर टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जो पर्पल कलर में आप देख सकते हो ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है बिकॉज ऑफ द करंट, और जो रेड कलर में हमने दिखाया है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों अलग अलग है। तो ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है यानी कि मैग्नेट की वजह से वो बॉटम से टॉप की डायरेक्शन में है, और जो करंट इंड्यूस होने के वजह से जो फील्ड जनरेट हुई है उसका भी डायरेक्शन सेम है। करेक्ट, तो अभी क्या होगा, ये दोनों यानी कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और इंड्यूस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई है वो दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी कि अगर ये दोनों ऐड हो गए तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगी वो और बढ़ जाएगी। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी तो जिसके वजह से जो करंट इंड्यूस होगा ये पर्टिकुलर लूप में वो भी बढ़ेगा, क्योंकि हमने देखा था कि E इज इक्वल टू dφ/dt। तो अगर फ्लक्स बढ़ गया तो उसके वजह से जो EMF इंड्यूस होगा वो बढ़ जाएगा, और अगर EMF यानी कि अगर वोल्टेज बढ़ गया तो ऑब्वियसली करंट भी बढ़ जाएगा। सो एज अ रिजल्ट जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसके साथ साथ ये करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है वो दोनों ऐड हो जाएगी, और बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड वहां पे जनरेट होगी, जिसके वजह से करंट और ज्यादा बढ़ेगा, और ज्यादा वो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, एंड टोटल में जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी वो कंटिन्यूसली बढ़ती जाएगी। तो एक विशेष साइकिल में ये लूप में बन जाएगा, यानी कि करंट बढ़ने की वजह से फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स की वजह से वापस से करंट बढ़ेगा, फिर वापस से करंट बढ़ेगा, फिर वापस से फ्लक्स बढ़ेगा, तो ये कंटिन्यूसली चलते जाएगा। तो अगर आप देखोगे तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लॉ को डिसोबे करता है, यानी कि वो फॉलो नहीं करता है। तो शायद से हमने जो करंट फॉलो किया है यानी कि जो करंट अज्यूम किया है उसका डायरेक्शन गलत हो सकता है। तो अपोजिट डायरेक्शन में करंट देखते हैं हम लोग, फाइंड आउट करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड पे उसका क्या असर होता है। तो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो हमने कांस्टेंट रखी है, यानी कि नॉर्थ से साउथ में, यानी कि बॉटम से टॉप डायरेक्शन में। तो मैं ये सबसे पहले ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, और इस बार हम लोग जो करंट है वो लेफ्ट डायरेक्शन में अज्यूम कर रहे हैं, यानी कि ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम लोग करंट अज्यूम कर रहे हैं। तो अगर आप फ्लक्स ड्रॉ करोगे बिकॉज ऑफ द करंट, तो जो करंट इंड्यूस होने की वजह से जो फ्लक्स आपको मिलेगा उसका डायरेक्शन कैसे होगा, यहाँ पे फ्लक्स सबसे पहले ड्रॉ कर लेता हूं। तो ये इंड्यूस करंट की वजह से जो फ्लक्स जनरेट होगा उसका डायरेक्शन अभी एग्जैक्टली अपोजिट होगा, यानी कि फ्रॉम बॉटम टू टॉप जो होगा मैग्नेटिक, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन है। तो मैं बाहर यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं, ये होगा इंड्यूस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और जो रेड कलर में है ये होगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो बिकॉज ऑफ ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो ओवरऑल जो फ्लक्स है वो धीरे धीरे कम होते जाएगा, यानी कि अगर ये दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो जो टोटल फ्लक्स होगा वो धीरे धीरे कम होते जाएगा। तो यही कहा था लेंज लॉ ने। तो डेफिनेशन देखते हैं लेंज लॉ का क्या होता है। सो लेंज लॉ ने कहा था, इट स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंड्यूस्ड करंट ऑलवेज फ्लो in such a direction that the action of the magnetic field set up by it tends to oppose the very cause which produces it। तो लेंज लॉ ने कहा था कि करंट का डायरेक्शन ऐसे होगा कि उसके वजह से जो फ्लक्स जनरेट होगा वो उसके वेरी कॉज को अपोज करेगा, यानी कि जिसके वजह से वो जनरेट हुआ है उसी को वो अपोज करने की कोशिश करेगा। तो करंट किसके वजह से फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, करेक्ट। एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को वो अपोज करने की कोशिश करेगा। तो कैसे, तो जो करंट के वजह से जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो इस डायरेक्शन में सेटअप होगा कि वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा। तो इसलिए जो हमने फर्स्ट कंडीशन में देखा था उसमें दोनों को ऐड हो रहा था, यानी कि वो अपोज नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे जो लेंज लॉ है वो फेल कर रहा था, और जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी कि जो इनफाइनेटली वो बढ़ते जाएगा। अगर फ्लक्स बढ़ा तो करंट बढ़ेगा, अगर करंट बढ़ा तो वापस से फ्लक्स बढ़ेगा, और कंटिन्यूसली साइकिल चलते जाएगा। लेकिन ये एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है।
जिसके वजह से लेंज ने यही कहा था कि जो करंट का डायरेक्शन जो सेटअप होगा वो ऐसे होगा कि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसको अपोज करेगा। तो ये हमने एक एग्जाम्पल के हेल्प से देखा था, जिसके वजह से हमने जो लास्ट में देखा था यानी कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो उसमें क्या था, E इज इक्वल टू एन डी फाई बाय डी टी, करेक्ट। तो ये हमने देखा था। जो फैराडेज लॉ है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है कि कौन से अमाउंट में जो ईएमएफ है वो सेटअप होगा, लेकिन जो लेंज लॉ है वो एडिशनल ये माइनस साइन भी सजेस्ट कर रहा है, यानी कि जो ईएमएफ जनरेट होगा वो इस तरह से जनरेट होगा कि जो करंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करने के डायरेक्शन में जो करंट है वो इंड्यूस हो जाएगा। तो जो एन डी फाई बाई डी टी है वो हमें मिलता है फैराडेज लॉ से, और जो निगेटिव साइन है मैं यहाँ पे डार्क करके लिख लेता हूं, जो ये निगेटिव साइन है ये हमें मिलता है विद द हेल्प ऑफ लेंज़ लॉ। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को और इन डिटेल में एक्सप्लेन किया था फ्लेमिंग्स, एक साइंटिस्ट थे उन्होंने। तो फ्लेमिंग्स ने हमें दो लॉ दिए थे, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल एंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। सो अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो हमने देखा, व्हेन अ कंडक्टर मूव्स थ्रू मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक करंट इज इंड्यूस इन इट। तो अगर कोई भी कंडक्टर को अगर वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस हो रही है तो उसमें ईएमएफ जनरेट होगा, और बिकॉज ऑफ द ईएमएफ अगर सर्किट क्लोज हुआ तो वहां पे करंट इंड्यूस होगा। सो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इज यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट। तो इंड्यूस करंट क्या होता है हमने देखा था। तो डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट क्या होता है और वो मैग्नेटिक फील्ड से कैसे लिंक करता है ये फ्लेमिंग्स ने बताया था। तो आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, राइट हैंड में आपने सीखा भी होगा, लेकिन हम लोग वापस से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अगर थंब, फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर को आप स्ट्रेच करोगे और वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री का एंगल जनरेट करेंगे, तो उसमें से जो थंब होगा वो मोशन दिखाएगा, यानी कि कौन से डायरेक्शन में जो कंडक्टर है वो मूव करेगा। देन फील्ड है, तो एक्सटर्नल जो मैग्नेटिक फील्ड हमने देखा था जो नॉर्थ से साउथ में फ्लो होती है एयर में से, तो वो डायरेक्शन हम फोर फिंगर से दिखाएंगे जो होता है मैग्नेटिक फील्ड, एंड जो मिडल फिंगर होगा वो दिखाएगा डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल हम यूज करते हैं टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो हमें पता है, मोशन हमें पता नहीं होता है, और जो करंट है वो भी हमें पता नहीं होता। तो जो स्पेसिफिकली जो राइट हैंड रूल है वो हम करंट फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं, एंड इट इज यूज फॉर द इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो जनरेटर में जो इलेक्ट्रिसिटी वो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि वहां पे हम मोशन प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल इनपुट देते हैं और वहां पे इलेक्ट्रिकल आउटपुट होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे आप याद में रख सकते हो कि जो जनरेटर है वो करंट प्रोड्यूस करता है, एंड इसके लिए हम लोग जो राइट हैंड रूल है वो यूज करते हैं, क्योंकि राइट हैंड रूल से भी हम लोग करंट ही फाइंड आउट करते हैं। तो अभी देख लेते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है। सिमिलरली मिडल फिंगर, फोर फिंगर और थंब को आप स्ट्रेच करोगे एक दूसरे से 90 डिग्री परपेंडिकुलर, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है। सो व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, a conductor experiences a force which is perpendicular to both the field and the current flows direction। तो जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है इसमें हम लोग जो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स है वो फाइंड आउट करते हैं। तो इन्होंने ये भी कहा है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर एक कंडक्टर में से करंट पास हो रहा है और वो हम लोग एक मैग्नेटिक यानी कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर उसे प्लेस करेंगे तो ये कंडक्टर है वो कुछ ना कुछ जो फोर्स है वो एक्सपीरियंस करेगा। तो ये हमें बताता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कि वो कौन से डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इसलिए जो लेफ्ट हैंड रूल है वो हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर्स में, क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर्स का मेन काम क्या है कि हम लोग उसे इलेक्ट्रिकल इनपुट देते हैं और आउटपुट में हमें जो मैकेनिकल रोटेशन है वो मिलता है। तो इसलिए मोशन हमारा मेन आउटपुट होता है मोटर के केस में। तो इसलिए जो लेफ्ट हैंड रूल है वो हम मोशन फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड में जो करंट हम लोग प्लेस करें उसमें से अगर करंट पास हो रहा है तभी वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अगर नॉर्मली हम लोग प्लेन विदाउट करंट कैरिंग कंडक्टर उसमें प्लेस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड में तो वो खुद से कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। तो सिमिलरली जो लेफ्ट हैंड है ये आप ध्यान में रख सकते हो, थंब है वो मोशन डायरेक्शन दिखाएगा, जो फोर फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगा, और जो मिडल फिंगर है वो करंट के डायरेक्शन फाइंड आउट करेगा। तो लेफ्ट हैंड रूल हम लोग यूज करते हैं टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, यानी कि कौन से डायरेक्शन में जो कंडक्टर है वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो एसीबी प्रद्युमन है
तो उन्होंने बहुत बार हमें दिखाया है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या होता है, तब आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन आप यहाँ पे अभी देख सकते हो और इससे भी आप थोड़ा ध्यान में रख सकते हो। लेकिन राइट हैंड रूल हमने दिया था फ्लेमिंग्स ने, प्रद्युमन ने नहीं दिया था। तो अभी हम देखते हैं इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है। सो उसका डेफिनेशन देखते हैं, हमने देखा ही है। When the magnetic flux linking a conductor or the coil changes, an EMF is induced in it। तो जो EMF है वो तभी इंड्यूस होगा जब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज है वो चेंज होगा। अगर कांस्टेंट है तो वहां पे चेंज नहीं होगा। दिस चेंज इन द फ्लक्स लिंकेज कैन बी ब्रॉट इनटू द फॉलोइंग टू वेज। तो जो EMF इंड्यूस हो रहा है वो हम लोग दो कैटेगरीज में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज डायनामिकली इंड्यूस EMF। तो इसमें जो कंडक्टर है वो मूविंग होता है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्टेशनरी होता है। तो इसमें से EMF इंड्यूस होने के लिए वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होता है, लेकिन हम लोग वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड होने के लिए आप अगर स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड यूज करोगे तो वहां पे जो कंडक्टर है वो मूविंग यूज करोगे। और अगर जैसे स्टैटिकली इंड्यूस EMF के केस में होता है कि अगर कंडक्टर स्टेशनरी है तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मूविंग या फिर चेंजिंग होना चाहिए। तो एज अ इफेक्ट दोनों में से कोई भी एक स्टेशनरी होगा तो भी चलेगा, लेकिन जो दूसरा है वो मूविंग होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग उसका दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो डायनेमिकली इंड्यूस EMF में जो कंडक्टर का जो पोजीशन होता है उसके हिसाब से हम लोग नाम लिखते हैं, यानी कि कंडक्टर यहाँ पे मूविंग है तो इसलिए यहाँ पे हम लोग उसको डायनेमिकली इंड्यूस EMF कहते हैं। स्टैटिकली इंड्यूस EMF में जो कंडक्टर है वो स्टेशनरी है तो इसलिए स्टेशनरी यानी कि स्टैटिक, इसलिए हम लोग उसे स्टैटिक इंड्यूस EMF कहते हैं। तो डायनेमिक इंड्यूस EMF जो है वो हम लोग डीसी जनरेटर के केस में यूज करते हैं, जहाँ पे जो कंडक्टर है वो मूविंग होता है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्टेशनरी होती है। एंड स्टैटिक इंड्यूस EMF में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंजिंग होती है और जो कंडक्टर है वो एक ही जगह पे स्टेशनरी यानी कि स्टील हम लोग उसे यूज करते हैं सेम जगह पे स्टैटिक। उसका एग्जांपल है ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर के केस में कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है, यानी कि कोई भी रोटर वहां पे नहीं होता है, जो कोई भी है वो स्टेशनरी यानी कि स्टैंड स्टिल होता है। तो इसलिए स्टैटिकली इंड्यूस EMF का एग्जांपल है ट्रांसफार्मर और जो डायनेमिकली इंड्यूस EMF का एग्जांपल है डीसी जनरेटर। तो अभी डायनेमिकली इंड्यूस EMF हम लोग देखते हैं क्या होता है इन डिटेल में। सो लेट कंसीडर अ सिंगल कंडक्टर ऑफ लेंथ L। तो आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो एक कंडक्टर है जिसका लेंथ L है, L मीटर्स, मूविंग एट अ राइट एंगल्स टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B। तो ये जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है वो हम लोग कंसिडर करें कि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जो हम लोगों ने ये पोल के हेल्प से दी है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। और जो वेलोसिटी है वो हम लोगों ने v कंसिडर किया है मीटर पर सेकेंड। तो जिस स्पीड से हम ये जो कंडक्टर है ये मूव करेंगे इन विसिनिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड तो उसका जो वेलोसिटी होगा वो होगा v। तो जैसे डायनेमिकली इंड्यूस EMF में क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्टेशनरी है, आप यहाँ पे देख सकते हो जो पोल्स के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेम है, कांस्टेंट है, स्टेशनरी है। और जो कंडक्टर है वो डायनेमिक है, यानी कि यहाँ पे हम लोग जो कंडक्टर है उसका मूवमेंट करेंगे। तो उसका मूवमेंट कैसे होगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में यानी कि अगर राइट एंगल में हम लोग उसे मूव करेंगे, यानी राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसके राइट एंगल में अगर हम v वेलोसिटी से अगर उसे घुमाएंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं राइट एंगल से, राइट एंगल टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर हम लोग ये डायरेक्शन में अगर उसे मूव करेंगे वेलोसिटी v से तो वहां पे कुछ ना कुछ EMF है वो इंड्यूस होगा। सो सपोज द कंडक्टर मूव्स थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस dx इन अ dt सेकेंड्स। तो कुछ dt सेकेंड्स में हम लोग उसे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए मूव करें तो उसे हम लोग कहते हैं dx, ये कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस है, dx इज अ डिस्टेंस एंड dt इज अ सेकेंड्स। तो dx अपॉन dt ये होगा हमारा वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या होता है, वेलोसिटी इज अ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो x पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट हम लोग उसका करेंगे एंड विद इन द टाइम ऑफ t सेकेंड्स। तो एरिया स्वेप बाय द कंडक्टर, तो लेट अस अज्यूम ये एक इनिशियल पोजीशन है और ये है फाइनल पोजीशन। तो ये दोनों के बीच में ये जितना स्पेस है मैं आपको यहाँ भी ड्रॉ कर देता हूँ, ये दोनों के बीच में यानी कि सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस होगा वो हम लोग अज्यूम करें dx, इतना डिस्टेंस के लिए वो कवर कर रहा है और इसका जो लेंथ है ये पर्टिकुलर कंडक्टर का वो L है। तो एरिया हम लोग कैसे कंसिडर करते हैं, एरिया में क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो हम लोग यहाँ पे लेंथ होगा L और जो विड्थ होगा वो होगा dx, क्योंकि एक dx यानी कि चेंज इन द डिस्टेंस x। तो x हम लोगों ने डिस्टेंस अज्यूम किया एंड dx इज जितना चेंज होगा वो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। सो एरिया स्वेप्ट बाय द कंडक्टर यानी कि एक मैग्नेटिक फील्ड में वो कितना एरिया कवर कर रहा है तो वो होगा एरिया L इंटू dx। तो अगर हम लोग फ्लक्स
कट करेंगे, क्योंकि अगर एक कंडक्टर वो मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग मूव कर रहे हैं तो वहां पे कुछ ना कुछ फ्लक्स कटिंग होगा, जिसे हम लोग कह सकते हैं डी फाई यानी कि फ्लक्स कटिंग। तो कितना फ्लक्स कटिंग होगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डी फाई इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई बाय जो मैग्नेटिक फील्ड बी है, वो एरिया यानी कि एरिया स्वेप्ट कितना है, एंड मल्टीप्लाई बाय ये मैग्नेटिक फील्ड। तो एरिया का फॉर्मूला हम लोगों ने अभी ऊपर लिखा है एल मल्टीप्लाई बाय डी एक्स एंड मल्टीप्लाई बाय जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यानी कि बी, करेक्ट। सो नाउ वी विल सी मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ ई इंड्यूस इन द कंडक्टर इज गिवन बाय। तो हम लोगों ने फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में देखा था, E इज इक्वल टू क्या होता है, E इज इक्वल टू होता है एन डी फाई बाय डी टी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स तो कुछ नहीं है, यानी कि जो नंबर ऑफ टर्न है तो हम लोग सिर्फ एक ही कंडक्टर यूज कर रहे हैं, तो इसलिए एन का वैल्यू हो जाएगा 1। तो मैं वापस यहाँ पे लिख लेता हूँ E इज इक्वल टू एन का वैल्यू 1 यानी कि डी फाई बाय डी टी। तो हम लोगों ने देखा ही था डी फाई का वैल्यू अभी ऊपर लिखा है, तो डी फाई का वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे वापस, क्या होता है बी एल एन डी एक्स एंड डिवाइडेड बाय डी टी, यानी कि कितने टाइम में हम लोग उसको फ्लक्स है वो कट कर रहे हैं। तो मैंने लास्ट स्लाइड में बताया था कि वेलोसिटी होता है v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसलिए जो डी एक्स बाई डी टी टर्म है ये मैं रिप्लेस कर देता हूँ। सो ई एम एफ इंड्यूस हो जाएगा ई इज इक्वल टू बी एल एंड वी, जहाँ पे बी है मैग्नेटिक फील्ड, एल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड जो v है वो होता है वेलोसिटी से, कितना वेलोसिटी से हम लोग कंडक्टर है वो मूव कर रहे हैं ऑफ लेंथ l इन द मैग्नेटिक फील्ड b। तो ये होगा E यानी कि वोल्टेज, तो कितना वोल्टेज इसमें इंड्यूस होगा ये पर्टिकुलर कंडक्टर में, ये हम लोग ये फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हमें तभी मिलता है जब जो कंडक्टर हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, यानी कि जो कंडक्टर है वो हम लोग घुमा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में, अगर राइट एंगल में होगा तभी। अगर थोड़ा भी एंगल चेंज हुआ तो हम लोग यहाँ पे अलग फॉर्मूला यूज करते थे। सो दिस इज यूज फॉर परपेंडिकुलर, जब कंडक्टर का जो मूवमेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर है, वही पर्टिकुलर केस में हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे कि ये है मेरा इनिशियल पोजीशन, ये है मेरा फाइनल पोजीशन, और अगर हम लोग परपेंडिकुलर की जगह पे हम लोग अगर थोड़ा कुछ एंगल पे अगर हम उसे घुमाने की कोशिश करेंगे, यानी कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, अगर हम लोग जो कंडक्टर है वो ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेंगे तो जो हमें ईएमएफ इंड्यूस मिलेगा उसका वैल्यू होगा डायरेक्टली बी एल वी नहीं होगा, वो होगा E इज इक्वल टू बी एल वी साइन थीटा। तो ये होगा फॉर्मूला अगर हम लोग उसको 90 डिग्रीज में अगर शिफ्ट नहीं कर रहे तो 90 डिग्रीज में अगर घुमा नहीं रहे हो, तो अगर थीटा लेटेस्ट अज्यूम डायरेक्टली हम लोगों ने 90 डिग्री शिफ्ट सब्स्टिट्यूट किया तो क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1, तो हमें डायरेक्टली ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला है यही मिलेगा। तो जो थीटा एंगल होता है वो होता है मैग्नेटिक फील्ड से, ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो जो थीटा हमें मिलता है वो होता है ये, जिसका साइन कंपोनेंट अगर आप देखोगे तो यही नॉर्मल डायरेक्शन में मिलेगा, इसका साइन कंपोनेंट यहाँ पे मिलता है साइन थीटा, और वर्टिकली इसका कॉस कंपोनेंट मिलता है यानी कि कॉस थीटा। तो इसलिए आप ये फॉर्मूला अगर आप समझ लोगे बी एल वी साइन थीटा, तो आप डायरेक्टली वहाँ पे 90 डिग्री भी सब्स्टिट्यूट करोगे यानी कि राइट एंगल पे, तो आपको बी एल वी का डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। तो ये होता है कितना अमाउंट ऑफ ईएमएफ है वो इंड्यूस होगा इन केस ऑफ डायनेमिक इंड्यूस ईएमएफ। तो स्टैटिक इंड्यूस ईएमएफ जो सेकंड पार्ट होता है तो उसे भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ एंड द सेकंड वन इज म्यूचुअली इंड्यूस ईएमएफ। तो एक एक करके देख लेते हैं क्या होता है। द ईएमएफ इंड्यूस इन अ कॉइल ड्यू टू द चेंज ऑफ इट्स ओन फ्लक्स लिंक विद इट इज कॉल्ड एज अ सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ। तो अगर एक कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा जिसके वजह से कुछ करंट फ्लो होगा, तो करंट के वजह से वापस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया यानी कि फ्लक्स जनरेट हो गए। तो अगर वो फ्लक्स वापस से उसी में लिंक होते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं ओन फ्लक्स यानी कि सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ। तो इसे हम लोग कहते हैं सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ। तो मैं आपको दो डायग्राम से एक्सप्लेन कर देता हूँ। द फर्स्ट वन इज आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो, यहाँ पे हम लोगों ने डीसी वोल्टेज दिया है और इसमें से कुछ करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो डीसी वोल्टेज की वजह से जो करंट यहाँ पे जनरेट होगा वो क्या होगा, वो स्टेशनरी होगा यानी कि स्टेडी करंट वहाँ पे इंड्यूस होगा। लेकिन अगर हम लोग वहाँ पे चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड चाहिए कि चेंज इन द करंट चाहिए, तो वहाँ पे हम लोग उसे एसी वोल्टेज सोर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसके वजह से अगर वोल्टेज अगर अल्टरनेटिंग है तो जो करंट है वो भी अल्टरनेटिंग इन नेचर होगा।
तो अल्टरनेटिंग नेचर होने की वजह से हम लोग उसे कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर यहाँ पे कंडक्टर स्टेशनरी है लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन अगर वहां पे हम लोग सिर्फ डीसी करंट यूज करेंगे तो वहां पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगी। एंड सिमिलरली जो कंडक्टर है वो भी स्टेशनरी है, तो यहाँ पे कोई भी जो ईएमएफ है वो इंड्यूस नहीं होगा, इंड्यूस ईएमएफ यहाँ पे कोई नहीं होगा। लेकिन अगर हमने वहां पे एसी वोल्टेज सोर्स यूज किया तो जो करंट है वो भी अल्टरनेटिंग ही नेचर होगा, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट। तो अगर कंडक्टर फिक्स है फिर भी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेरिएबल है, जिसके वजह से यहाँ पे ईएमएफ है वो इंड्यूस होता है। तो इसे मैं लिख लेता हूँ, जो ईएमएफ है समथिंग अमाउंट ऑफ ई वो यहाँ पे इंड्यूस होता है। तो अभी देखते हैं सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है। व्हेन अ करंट इन अ कॉइल चेंजेस द सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ अपोजेस द चेंज ऑफ करंट इन द कॉइल। तो हम लोगों ने लेंस लॉ में देखा था कि इट अपोजेस द वेरी ओन कॉज, यानी कि जिसके वजह से वो प्रोडक्शन होता है उसी को वो अपोज करने की कोशिश करता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द कॉइल इज नोन एज अ सेल्फ इंडक्टेंस। तो अपोज इन द चेंज ऑफ द करंट, तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में जो स्टार्टिंग में जो लेक्चर लिया था तो इंडक्टेंस की जो प्रॉपर्टी हम लोग डिफाइन कर रहे थे, तो मैंने वहां पे कहा भी था उसको ये चेंज ऑफ द करंट यानी कि सडन चेंज ऑफ द करंट को अपोज करता है जो इंडक्टर होता है वो। तो इंडक्टेंस ये वही प्रॉपर्टी है इंडक्टर की जिसमें हम लोग जो सडन चेंज इन करंट है उसको हम लोग अपोज करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने वहां पे भी एक्सप्लेन किया था कि ईएमएफ इंड्यूस इन द इंडक्टर यानी कि वोल्टेज मैंने ऐसे लिख के दिया था VL इज इक्वल टू L di/dt। तो ये होता है ईएमएफ यानी कि वोल्टेज इंड्यूस इन द इंडक्टर। तो मैं वही फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, वोल्टेज की जगह पे मैं ईएमएफ के टर्म में लिख रहा हूँ, यानी कि E इज इक्वल टू L di/dt। करेक्ट, ये हम लोगों ने इंडक्टर के केस में देखा था। और फैराडेज लॉ में क्या कहा था, E इज इक्वल टू N d∅/dt। करेक्ट, यहाँ पे हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसिडर कर रहे हैं, लेंस लॉ का हम लोग यूज नहीं करेंगे, यानी कि जो माइनस साइन है वो हम लोग यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे हैं। अगर साइन लेना है तो हम लोग दोनों जगह पे ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसिडर कर रहा हूँ। तो अगर दोनों में ईएमएफ इंड्यूस सेम है तो मैं लिख सकता हूँ L इज इक्वल टू di/dt इज इक्वल टू N इज इक्वल टू d∅/dt। इसमें सब कंपोनेंट क्लियर है। L है वो इंडक्टेंस है, I है वो करंट है, N है वो नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल है, एंड जो phi है वो फ्लक्स है। करेक्ट, तो मैं dt यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमें मिलेगा L di इज इक्वल टू N d∅। अगर आप दोनों जगह पे इंटीग्रेशन लोगे तो आपको फाइनली मिलेगा Li इज इक्वल टू N phi, Li इज इक्वल टू N phi। तो जो N phi होता है उसे हम लोग psi भी डिनोट कर सकते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं फ्लक्स लिंकेज, यानी कि कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है उसे हम लोग कह सकते हैं फ्लक्स लिंकेज, जो हम लोग डिनोट करते हैं N phi से, विच इज इक्वल टू द Li। तो फ्लक्स लिंकेज अगर आपको किसी ने कहा तो आपको N phi से भी डिफाइन कर सकते हो या फिर Li से भी डिफाइन कर सकते हो। तो जो सेल्फ इंडक्टेंस जो हमें मिलेगा वो होगा N phi अपॉन I, यानी कि फ्लक्स लिंकेज डिवाइडेड बाय जो करंट फ्लो हो रहा है I। तो इसलिए सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू होगा L इज इक्वल टू N phi डिवाइडेड बाय I। अभी देखते हैं म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है। द ईएमएफ इंड्यूस इन अ कॉइल ड्यू टू द चेंजिंग करंट इन द नेबरिंग कॉइल इज कॉल्ड एज अ म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ। तो सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है कि अगर वही पर्टिकुलर कॉइल में से जितना करंट चेंज होगा जिसके वजह से जो फ्लक्स लिंक होगा उसके वजह से जो हमें ईएमएफ इंड्यूस मिलेगा वो होगा सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ। तो सेल्फ मीन खुद के वजह से जो होगा वो, म्यूचुअल मीन्स दूसरे के वजह से जो होगा वो। चेंजिंग करंट इन द नेबरिंग कॉइल इज नोन एज म्यूचुअली इंड्यूस ईएमएफ। तो आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, जो लेफ्ट वाला पोर्शन है वो हम लोगों ने सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ में ही देखा था, यानी कि करंट जो है वो अल्टरनेटिंग है बिकॉज ऑफ द अल्टरनेटिंग वोल्टेज। यहाँ पे जो कंडक्टर है उसके कारण हम लोगों ने जो कॉइल है वो वाउंड किया है। म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ में हम लोगों ने एडिशनल एक कंडक्टर लिया है जिसके ऊपर हम लोगों ने जो कॉइल है वो वाउंड किया है। तो अगर ये फर्स्ट वाले कॉइल में अगर हम लोगों ने वोल्टेज उसको अप्लाई किया तो इसमें से जो करंट है वो फ्लो होने लगेगा। बिकॉज ऑफ द करंट यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेटअप होगी। अगर जो सेकंड कॉइल है वो हम लोगों ने बहुत ही नजदीक रखी जो फर्स्ट वाला जो कंडक्टर है उसके आसपास में, तो जो फर्स्ट वाले कंडक्टर के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी वो सेकंड में भी इंड्यूस होगी। जो सेकंड वाला कॉइल है उसमें भी ये जो इंड्यूस हो जाएगी, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो फर्स्ट कंडक्टर में जो हम लोगों ने वोल्टेज अप्लाई किया है या फिर जो चेंज इन द करंट है जिसके वजह से जो सेकेंडरी साइड में जो यहाँ पे वोल्टेज इंड्यूस होगा
उसे हम लोग कहते हैं म्यूचुअली इंड्यूस ईएमएफ। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि बिकॉज ऑफ द प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग में भी कुछ ना कुछ जो ईएमएफ है वो इंड्यूस हो जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं म्यूचुअली इंड्यूस ईएमएफ। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं म्यूचुअली इंड्यूस ईएमएफ के केस में। द फॉलोइंग पॉइंट्स में बी नोटेड केयरफुली, तो ध्यान से सुनना। द म्यूचुअली इंड्यूस ईएमएफ इन कॉइल बी, यानी कि जो सेकेंडरी कॉइल है वो परसिस्ट सो लॉन्ग एज द करंट इन द कॉइल ए इज चेंजिंग। इसका मतलब क्या है कि जब तक कॉइल ए में जो करंट है वो चेंज इन डायरेक्शन है, यानी कि जो कंटिन्यूसली अगर वो चेंज कर रहा है, तभी जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें जो ईएमएफ है वो इंड्यूस होगा। वापस से सुनना, जब तक प्राइमरी कॉइल में जो करंट है वो चेंज हो रहा है, यानी कि जो वेरिएबल करंट है, तभी सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा। अगर प्राइमरी कॉइल में करंट चेंजिंग नहीं है तो क्या होगा, तो ये इन्होंने दिया है सेकेंड पॉइंट में। इफ अ करंट इन अ कॉइल ए बिकम्स स्टेडी, द म्यूचुअल फ्लक्स ऑल्सो बिकम स्टेडी एंड द म्यूचुअली इंड्यूस ईएमएफ ड्रॉप्स टू 0। यानी कि अगर प्राइमरी कॉइल में, यानी कि जो कॉइल ए है वहां का अगर करंट स्टेडी होगा, करंट वहां पे फ्लो हो रहा है, एग्री, लेकिन अगर वो करंट डीसी पैटर्न में है, यानी कि कोई भी उसमें वेरिएबल चेंज नहीं हो रहा है, तो जो म्यूचुअल फ्लक्स होगा सेकेंडरी कॉइल में वो 0 हो जाएगा, जिसके वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होगा सेकेंडरी साइड में वो हो जाएगा 0। वहां पे फ्लक्स डेवलप होगा, लेकिन वो फ्लक्स है वो टाइम के साथ साथ वेरिएबल नहीं होगा, जिसके वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो हो जाएगा 0। तो ईएमएफ इंड्यूस होने के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट टर्म क्या होता है कि इट शुड बी इक्वल टू द डी∅/dt, यानी कि लिंकेज, यानी कि चेंज ऑफ फ्लक्स वहां पे होना चाहिए। फ्लक्स अगर चेंज या फिर वेरिएबल नहीं है तो वहां पे कोई भी ईएमएफ है वो इंड्यूस नहीं होगा। द प्रॉपर्टी ऑफ टू नेबरिंग कॉइल्स टू इंड्यूस वोल्टेज इन द वन कॉइल ड्यू टू द चेंज ऑफ करंट इन द अदर इज कॉल्ड एज अ म्यूचुअल इंडक्टेंस। सो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो म्यूचुअली इंड्यूस ईएमएफ इन कॉइल बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द कॉइल ए। तो कॉइल ए में जितना करंट चेंज होगा उसी से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि सेकेंडरी कॉइल में कितना ईएमएफ इंड्यूस हो सकता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ईएम, यानी कि म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द di1/dt। तो i1 है प्राइमरी कॉइल में करंट जितना फ्लो हो रहा है वो, तो di1/dt यानी कि कितने अमाउंट से वो करंट चेंज हो रहा है। सो ईएम इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय di1/dt। तो यहाँ पे जो m है वही होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो लास्ट स्लाइड में हम लोगों ने देखा था E इज इक्वल टू L di/dt होता है। तो L होता है वो होता है सेल्फ इंडक्टेंस, जो M होता है वो होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो आप मुझे बताओगे कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा सेकेंडरी कॉइल में वहां पे पॉजिटिव कहाँ पे होगा, निगेटिव कहाँ पे होगा। इसमें जो करंट लिंक होगा, यानी कि जो करंट फ्लो होगा, इंड्यूस करंट, लेट अस अज्यूम यहाँ पे हम लोगों ने सेकेंडरी साइड पे कुछ लोड कनेक्ट किया है। यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे कुछ लोड कनेक्ट किया तो इसमें से करंट फ्लो होगा, क्योंकि पाथ सर्किट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो जो करंट का डायरेक्शन है वो कौन से डायरेक्शन में होगा, ये डायरेक्शन में लोड को सप्लाई करेगा या फिर लोड के अपोजिट डायरेक्शन में। ध्यान से देखना कि वाइंडिंग हम लोगों ने कैसे वाउंड की है वो कंडक्टर के ऊपर। तो राइट हैंड थंब रूल का यूज करके आप मुझे बताओगे कि यहाँ पे जो करंट है वो कौन से डायरेक्शन में फ्लो होगा, और जो ईएम यानी कि जो इंड्यूस ईएमएफ है वहां पे पोलैरिटी कौन सी होगी, पॉजिटिव टॉप पे होगा या फिर पॉजिटिव बॉटम के साइड पे होगा। तो अभी हम लोग देखते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या होता है। द कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग विच इज डिनोटेड बाय K बिटवीन द टू कॉइल्स इज डिफाइंड एज द fraction of magnetic flux produced by the current in the one coil that links with the other। तो कितना वो टाइटली कपल, यानी कि दोनों के बीच में कितना, जितना कम डिस्टेंस होगा उतना ही उसमें कपलिंग ज्यादा अच्छा है, हम लोग उसको बोल सकते हैं। यानी कि कितने अमाउंट ऑफ फ्लक्स प्राइमरी में से सेकेंडरी साइड में, यानी कि सेकेंडरी कॉइल में लिंक हो रहे हैं, इसी को हम लोग कहते हैं म्यूचुअल कपलिंग, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। सो व्हेन द एंटायर फ्लक्स ऑफ द वन कॉइल लिंक्स द अदर द कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग इज 1। यानी कि जितना भी फ्लक्स फर्स्ट प्राइमरी कॉइल में प्रोड्यूस हो रहा है वो पूरा का पूरा फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल में लिंक कर रहा है, तो वहां पे हम लोग कह सकते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग 100% है, विच इज डिनोटेड बाय 1। इफ हाफ ऑफ द फ्लक्स सेटअप बाय द वन कॉइल लिंक्स द अदर देन द कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग इज 0.5 यानी कि 50%। तो 100% होगा 1, जो हाफ अगर होगा तो हम लोग कह सकते हैं 0.5 यानी कि 50%। अगर दोनों आइसोलेटेड है, यानी कि दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा दूर डिस्टेंस पे है, कुछ भी फ्लक्स प्राइमरी से सेकेंडरी में लिंक नहीं हो रहा है, तो वहां पे कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग होगा वो होगा 0। इफ टू कॉइल्स हैव द सेल्फ इंडक्टेंस L1 एंड L2, हम लोगों ने देखा सेल्फ इंडक्टेंस हम लोग L से डिफाइन करते हैं, देन द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन देम इज डिफाइंड बाय M इज इक्वल टू K अंडर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ L1 एंड L2। तो जो K है वो होता है कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। तो अगर आपको डायरेक्टली कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग का वैल्यू चाहिए
तो आप ऐसे भी लिख सकते हो K इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू कॉइल्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ L1 एंड L2। तो L1 होता है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट कॉइल, L2 होता है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अदर कॉइल। तो हम लोग देखते हैं अभी अगर सीरीज में इंडक्टर्स कनेक्टेड है तो वो कैसे बिहेव करेंगे। हम लोगों ने स्टार्टिंग के लेक्चर में देखा था, फर्स्ट लेक्चर में, लेकिन वहां पे हम लोगों ने जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो वहां पे कंसिडर नहीं किया था। तो हम लोग अभी विथ म्यूचुअल इंडक्टेंस जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था उसके साथ साथ क्या होगा ये अभी हम लोग देखते हैं। सो इसे मैं लिख लेता हूं L इक्विवेलेंट 1। तो अगर L इक्विवेलेंट 1 का फॉर्मूला क्या होगा, L1 प्लस L2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ द M क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस, L1 एंड L2 होता है सेल्फ इंडक्टेंस। तो अगर दोनों सीरीज में कनेक्टेड है और दोनों का डॉट पोलैरिटी देखना, अगर सेम साइड पे कनेक्टेड है तो इसे हम लोग एडिशन करेंगे। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, एक का लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हो डॉट, जो दूसरा है वो डॉट है वो अपोजिट साइड पे है, तो ये होता है पोलैरिटी को हम लोग उसको डिफाइन करते हैं जो डॉट के हेल्प से है वो। तो ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ L इक्विवेलेंट 2। तो L इक्विवेलेंट 2 का वैल्यू फॉर्मूला का होगा L इक्विवेलेंट 2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 तो सेम रहेगा, लेकिन जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो माइनस में हो जाएगा, यानी कि जो फर्स्ट वाला है वो दूसरे को अपोज करने की कोशिश करेगा। दोनों का जो फ्लक्स डेवलप होगा वो एक दूसरे को अपोज करने की कोशिश करेगा। तो ये होता है सीरीज एडिटिव पोलैरिटी के लिए, और ये था है अपोजिंग पोलैरिटी के लिए। तो ये डॉट कन्वेंशन आपको दिया होगा, उसके हिसाब से आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो इससे भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा गया है पहले ही। तो अभी देखते हैं इंडक्टर्स अगर पैरेलल में कनेक्ट होगा तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान ही रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका डेरिवेशन बहुत ही ज्यादा लंबा होता है। तो अगर आप देखोगे सो L1 L2 माइनस एम स्क्वायर, ये दोनों जगह पे कॉमन है, जो न्यूमरेटर है वो, सिर्फ जो डिनोमिनेटर है उसमें चेंज है, जो यहाँ पे साइन है यहाँ पे ही सिर्फ चेंज है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे प्लस है। तो अगर दोनों का एडिंग पोलैरिटी, यानी कि दोनों में अगर पोजीशन ऐड हो रहा है तो वहां पे निगेटिव है, यहाँ पे अपोजिशन हो रहा है दोनों में तो वहां पे प्लस है। तो आप एक ऐसे ध्यान में रख सकते हो कि अगर डिनोमिनेटर ज्यादा है तो वहां पे जो टोटल इंडक्टेंस होगा उसका वैल्यू कम होगा। तो अगर सीरीज अपोजिशन की केस में है तो वहां पे जो डिनोमिनेटर है उसका वैल्यू ज्यादा है, जिसके वजह से जो टोटल इंडक्टेंस है वो कम हो जाएगा, और सीरीज एडिंग के पोलैरिटी में जो डिनोमिनेटर का जो वैल्यू है वो कम हो जाएगा, जिसके वजह से जो टोटल इंडक्टेंस है वो हमें ज्यादा मिल सकता है। तो ये फॉर्मूला आपको थोड़ा ध्यान ही रखना पड़ेगा। तो अभी कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देख लेते हैं जिससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इंडक्टर हम लोगों ने देखा था, तो उसी में अगर एनर्जी स्टोर होगा, यानी कि एनर्जी स्टोर इन मैग्नेटिक फील्ड, तो इंडक्टर के केस में जो फील्ड में होती है, मैग्नेटिक फील्ड में, उसी में एनर्जी है वो स्टोर होती है। तो एनर्जी हम लोग डिनोट करते हैं लेटर E से। सो E इज इक्वल टू हाफ L I स्क्वायर। यहाँ पे I है वो करंट है, वो कितना फ्लो हो रहा है, L होता है वो सेल्फ इंडक्टेंस है, और 1/2 तो है कोएफिशिएंट है। देन अगर इंडक्टेंस का फॉर्मूला ये भी हम लोगों ने देखा था फर्स्ट लेक्चर में, वापस से एक बार देख लेते हैं रिवीजन के लिए। L इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय ए। म्यू नॉट होता है परमिएबिलिटी, जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था। एन है वो नंबर ऑफ टर्न्स है एक कॉइल में, ए है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंडक्टर, एल इज अ लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो कितना एल उसका लेंथ है वो हम लोग डिनोट करते हैं डिनोमिनेटर में। एंड द कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग तो हम लोगों ने देखा ही था, K इज इक्वल टू M अपॉन अंडर रूट L1 एंड L2। तो ये फॉर्मूलाज है वो डायरेक्टली हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी बचा क्वेश्चन, मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो वायरलेस चार्जिंग है या फिर जो इंडक्शन स्टोव है वो कैसे वर्क करते हैं। तो लेक्चर अगर आपने देखा होगा तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि जो स्मार्टफोन है, जो लेटेस्ट अभी जिसमें वायरलेस चार्जिंग यूज होती है, उसके अंदर एक कॉइल होती है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यूजुअली जो कॉपर की है आपको लगेगा ये कॉपर कॉइल होती है जो हम लोग वाउंड करते हैं, जिसके हेल्प से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो मेथड है वो हम लोग यूज करते हैं वायरलेस चार्जिंग के केस में। सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हो राइट साइड में बॉटम में कि जो इंडक्शन कुकटॉप हम लोग यूज करते हैं, यानी कि जो इंडक्शन प्लेट है उसके अंदर भी ये जो कॉइल है उससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, और जो ऊपर जो हम लोग पैन रखते हैं उसके साथ साथ बिकॉज ऑफ द म्यूचुअल इंडक्शन एक में से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, वो दूसरे में लिंक होती है, जिसके वजह से ये जो पैन है वो हीटअप होता है। सिमिलरली वायरलेस चार्जिंग के केस में जो बॉटम वाला जो स्टैंड होता है उसमें भी कॉइल होती है, जो फ्लक्स प्रोड्यूस करता है वो वायरलेसली जो स्मार्टफोन के अंदर जो कॉइल है उसमें ये चार्जिंग प्रोवाइड करता है, यानी कि जो करंट है इसमें से फ्लो होता है और जो हमारी जो बैटरी है वो चार्ज होती है। तो सिमिलरली इंडस्ट्रीज में भी हम लोग जो इंडक्शन हीटिंग होता है
वो हम लोग यूज करते हैं। यानी कि आप देख सकते हो कि जो यहाँ पे जो बीच में कंडक्टर है उसके अराउंड एक कॉइल वाउंड की है, जिसमें से बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी हम लोग करंट फ्लो कराते हैं। जो फ्रीक्वेंसी है उसका बहुत ही ज्यादा होता है, जिसके वजह से इसमें एडी करंट फ्लो होते हैं। तो हम लोग एडी करंट्स क्या होता है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। तो बिकॉज ऑफ द एडी करंट इसमें बहुत ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। तो इसका जो हीटिंग टेम्परेचर है वो थाउजेंड्स में होता है, अप टू 3000 डिग्री सेल्सियस भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो इंडक्शन हीटिंग या फिर जो इंडक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोसेस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। तो आपने डे टू डे लाइफ में जो एग्जाम्पल्स है वो भी आपने यहाँ पे देखे होंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो हमें कमेंट्स में जरूर पूछना। अगर आपने हमारा टेलीग्राम का ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाके ज्वाइन करना, उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, या फिर आप स्क्रीन पे QR कोड भी देख सकते हो। हम लोग डेली वहां पे क्विजेस पोस्ट कर रहे हैं, तो आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन पे भी क्लिक कर देना। और ये वीडियो अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करना। और ये जो आज हम लोगों ने डिस्कस किया है ये भूलना मत, क्योंकि इंडक्शन मोटर में हम लोग यही बेसिक प्रिंसिपल यूज करेंगे। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के क्वेश्चन के साथ।